हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1M UFC और आपका स्वागत है इस नई सीरीज में जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर राइवल्स। यहां पर पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चेल्सी फुटबॉल क्लब के बारे में, जिन्होंने प्रीमियर लीग एरा में टेक ओवर के बाद अपना सबसे डिफिकल्ट सीजन फिनिश किया सीजन 2022-2023 में, जब उन्होंने 12वें पायदान पर अपने सीजन को एंड होते देखा। अगर हम बहुत ही संक्षेप में यहां पर बात करें चेल्सी फुटबॉल क्लब के 2022-2023 सीजन की, तो उन्होंने 38 गेम्स में महज 38 गोल स्कोर किए इन टोटल, जहां पर उतने ही गेम वीक्स में अर्लिंग हालैंड ने इकलौते दम पर 36 गोल्स पर अपना सीजन फिनिश किया गोल्डन बूट जीतकर। यहां पर अगर बात की जाए कि चेल्सी का डिफेंस किस लेवल का था, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि चेल्सी ने जहां गोल स्कोर किए नहीं, वहीं फ्री फंड में बहुत सारे गोल कंसीड भी किए और उन्होंने इन टोटल यहां पर 47 गोल कंसीड किए, जिसके बाद 38 गेम वीक के बाद प्रीमियर लीग सीजन में उनका जीडी था -9। दो जो टीम रेलीगेट होकर नीचे गई थी, उनका सीजन भी अगर आप कंपेयर करके देखोगे चेल्सी फुटबॉल क्लब के मुकाबले गोल स्कोरिंग फॉर्म पर, तो चेल्सी से बेहतर था। जहां लेस्टर सिटी ने 38 गेम के बाद रेलीगेट होने के बावजूद 51 गोल स्कोर किए, वहीं अगर आप बात करो यहां पर लीड्स यूनाइटेड की, तो उन्होंने भी 38 गेम में रेलीगेशन फेस करने के बावजूद यहां पर 48 गोल स्कोर किए। और यहां पर चेल्सी फुटबॉल क्लब की जो परफॉर्मेंस बाकी कॉम्पिटिशन्स में थी वो भी कुछ बेहतर नहीं थी। जहां पर एफए कप के थर्ड राउंड में वो हार कर बाहर हो गए, वहीं कैरबाओ कप में भी उनको थर्ड राउंड में ही हार का मुंह देखना पड़ा और चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स में उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस साल चेल्सी हर एक यूरोपियन कॉम्पिटिशन से बाहर है, क्योंकि वो टॉप 10 में भी नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनका यूरोप में कंपीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस साल चेल्सी का क्या टारगेट होगा और क्या मॉरित्सियो पोचेटिनो चेल्सी का जो लॉस्ट चार्म है, चेल्सी की जो लॉस्ट आइडेंटिटी है, क्या वो वापस से रीस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो चेल्सी के नए सीजन को समझने से पहले हमें मॉरित्सियो पोचेटिनो को समझना पड़ेगा कि आखिरकार पोचेटिनो कैसे मैनेजर हैं। जब स्पर्स ने साउथहैम्पटन से पोचेटिनो को अपॉइंट किया था, तो हर किसी को यही लग रहा था कि स्पर्स एक अगला मैनेजर वापस से एक ऐसा लेकर आई है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है और सिर्फ वो अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन स्पर्स के साथ काम करते में स्पर्स को मोर देन रेलेवेंट बनाया यहाँ पर मॉरित्सियो पोचेटिनो ने। स्पर्स भले ही ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन स्पर्स को एक आइडेंटिटी दी एंड डेफिनेटली जो सपना शायद स्पर्स फैंस ने कभी देखा नहीं था, वो उन्होंने पूरा किया जब स्पर्स ने 2018-19 का यूसीएल का फाइनल खेला लिवरपूल फुटबॉल क्लब के अगेंस्ट। और यहाँ पर स्पर्स में काम करते में मॉरित्सियो पोचेटिनो ने स्पर्स फुटबॉल क्लब को और इंग्लिश फुटबॉल को बहुत सारे यंग टैलेंट्स दी, जिसमें आज हैरी केन का नाम सबसे ऊपर आता है। हैरी केन जो आज के टाइम में इंग्लैंड के कैप्टन है और वन ऑफ दी बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड हैं वर्ल्ड फुटबॉल में जो करंटली एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह कि मॉरित्सियो पोचेटिनो का काम करने का तरीका क्या है। तो मॉरित्सियो पोचेटिनो की अगर आप इन टोटलिटी के स्पर्स टेन्योर की बात करोगे, तो उन्होंने 291 गेम्स में मैनेज किया यहां पर स्पर्स को, और उसमें उन्होंने 160 विन्स हासिल किए, 60 ड्रॉस फेस किया, 73 मुकाबलों में स्पर्स को मैनेज करते में यहां पर मॉरित्सियो पोचेटिनो को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद उन्होंने पीएसजी को भी मैनेज किया, लेकिन पीएसजी में उनका टेन्योर जो था वो सक्सेसफुल ट्रॉफी वाइज रहा, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि उनको मैनेज करने पड़े एम्बापे, नेमार और मेसी जैसे प्लेयर्स। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार चेल्सी फुटबॉल क्लब, जो कि इतना रूथलेस क्लब है, जिसने पिछले सीजन में 3 मैनेजर्स को अपॉइंट किया, क्या मॉरित्सियो पोचेटिनो के साथ बिना सक्सेस के कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। अब देखो, सक्सेस की बात जब आती है तो आपको मैनेजर को क्या स्क्वाड दिया जा रहा है उसकी बात करनी बहुत जरूरी है। तो लास्ट ईयर सबसे बड़ा सरदर्द जो था चेल्सी का, वो ये था कि उनका स्क्वाड बहुत बड़ा था, लेकिन स्क्वाड में वो क्वालिटी नहीं थी जो कि प्रीमियर लीग लेवल पर कंपीट कर पाए बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। और इस साल में आते में चेल्सी ने बहुत हद तक अपना वो सरदर्द जो था वो दूर कर लिया है, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े नाम थे, जो उनके सेलेबल एसेट थे, वो उन्होंने क्लब से निकाल लिए हैं। अगर आप बात करो यहाँ पर डिफेंस में, तो उन्होंने यहाँ पर आपके फर्लैंड मेंडी, जो आपके एक टाइम पर चैंपियंस लीग विनिंग टीम के मेन गोलकीपर थे, उनको सेल कर दिया सऊदी अरेबिया। यहाँ पर अगर आप बात करो कुलिबाली की, एनगोलो कांटे की, तो वो लोग भी क्लब छोड़ के जा चुके हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हकीम जिएश भी क्लब छोड़ के जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन प्लेयर्स को उन्होंने सऊदी भेजकर अपना जो सरदर्द था वो हल्का कर लिया हो। यहाँ पर मेसन माउंट, जो कि फ्यूचर सुपरस्टार बताए जा रहे थे, फ्यूचर कैप्टन बताए जा रहे थे यहाँ पर चेल्सी फुटबॉल क्लब के, उनको भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेच दिया यहाँ पर और प्रॉफिट निकाला है अच्छा खासा। और उसके साथ ही साथ जिस हायर प्राइस टैग पर, जिस एक्सपेक्टेशन लेवल पर काई हावर्ट्स को लेकर आई थी चेल्सी फुटबॉल क्लब, वहां पर उन्होंने यहाँ काई हावर्ट्स को भी आर्सेनल को सेल कर अपना स्क्वाड थोड़ा सा और थिन किया है।
अब सवाल ये आता है कि इतना जो यंग स्क्वाड चेल्सी ने पिछले एक साल में इकट्ठा कर लिया है, क्या वो मॉरिसियो पोचेटिनो को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जहां पर मॉरिसियो पोचेटिनो प्रीमियर लीग टेबल में टॉप 4 पोजीशन के लिए compete कर सकते हैं? और यहां पर क्या अगर वो कोशिश करें तो इस टीम के साथ कप कॉम्पिटिशंस जैसे कि FA कप और कैरबाओ कप हुआ, उनमें से कोई ये जीत सकते हैं। तो लास्ट ईयर चेल्सी के लिए सबसे बड़ी जो सरदर्दी थी वो था गोल स्कोर ना कर पाना, क्योंकि उनके पास कोई एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं था। तो उनके 57 बिग चांसेस जो क्रिएट हुए थे उसमें से सिर्फ 38 गोल्स ही स्कोर कर पाए वो। और इस साल आते आते उन्होंने अपना नंबर 9 पोजीशन को उस लेवल पे तो नहीं स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन उन्होंने निकोलस जैक्सन की साइनिंग से एक प्रॉपर नंबर 9 जरूर टीम में लाके खड़ा कर लिया है। अब बहुत सारे सवाल ये हैं कि रोमेलो लुकाकू को चेल्सी कब तक सेल करेगी, और अगर चेल्सी सेल करती है तो क्या वो नेक्स्ट नंबर 9 पे एक और नंबर 9 पे फोकस करेंगे या नहीं करेंगे। अब लिंक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो चेल्सी से लिंक ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो आया है लाहोविच का और आपके विक्टर ओसिमेन का। लेकिन विक्टर ओसिमेन के लिए चेल्सी को सारे बैंक्स की जो लिमिट है वो क्रॉस करनी पड़ेगी, FFP को दरकिनार करते हुए शायद उसके लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा और तब जाकर विक्टर ओसिमेन आ पाएंगे। बट नेपोली के जैसे स्टेटमेंट्स आए उसको देखकर लगता नहीं है कि विक्टर ओसिमेन इज गोइंग टू लीव नेपोली दिस सीजन। बात आती है क्या लाहोविच को चेल्सी लेकर आ सकती है और क्या उनको आना चाहिए। तो देखो मॉरिसियो पोचेटिनो की अगर आप फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मॉरिसियो पोचेटिनो की फुटबॉल बहुत ही एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही सिस्टमेटिक फुटबॉल रहती है। यहाँ पर अगर आप बात करो मिडफील्डर्स को ड्रॉप करना पड़ता है और उनमें से एक मिडफील्डर नंबर 10 की पोजीशन पे खेलता है। अब काया हावर्ट्स को सेल करने के बाद, मेसन माउंट को सेल करने के बाद यहाँ पर मॉरिसियो पोचेटिनो के पास कोई एक प्रॉपर नंबर 10 है नहीं। तो यहाँ पर नंबर 9 आपका ड्रॉप करेगा। हो सकता है आपके पास जितने फॉरवर्ड्स हैं, जैसे कि आप बात करो नोनी मद्यूके की, आपके मुद्रिक की, स्टर्लिंग की, वो फॉल्स 9 रोल में खेल सकते हैं। तो एक वर्क रेट प्रोवाइड करने वाला प्लेयर चाहिए, इसीलिए उन्होंने निकोलस जैक्सन को साइन किया है। और मुझे लगता नहीं जैसी सिचुएशन है वहाँ पर चेल्सी एक और नंबर 9 के लिए जा रही है मार्केट में, क्योंकि उनके पास फॉरवर्ड लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने स्टेटमेंट सुने होंगे प्लेयर्स के, तो अगर आप एंजो फर्नांडिस की बात करो, यहाँ पर अगर आप थियागो सिल्वा की बात करो, वो सारे डिबाला के केस में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक दिख रहे हैं। यहाँ पर सोचा समझा जा रहा है कि शायद डिबाला की साइनिंग लेट इन द समर अनाउंस हो जाए, चेल्सी के लिए शायद डिबाला साइन कर ले नया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन चेल्सी की प्रॉब्लम जो नंबर 9 की है, तो दो एक्सट्रीम एंड्स जो आपके रहते हैं, गोलकीपिंग डिपार्टमेंट और नंबर 9, दोनों ही चेल्सी के बहुत वीक हैं। यहाँ पर अगर गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो चेल्सी यहाँ पर मार्केट में एक गोलकीपर एक्सप्लोर कर रही है। उनके लिंक्स आंद्रे ओनाना से भी आए थे, जो कि बाद में ब्रेकडाउन होगा, और अभी रिसेंटली उन्होंने यूनाइटेड के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ऑलमोस्ट ऑफिशियल होना बाकी है बस। तो यहाँ पर केपा अरीज़ाबलागा बचे हैं बस यहाँ पर आपके चेल्सी फुटबॉल क्लब में, जो कि एक रेगुलर नंबर 1 की गोलकीपर रहे चेल्सी के लिए। उसके अलावा कोई भी कीपर यहाँ पर प्रीमियर लीग लेवल का नहीं है। बहुत सारे नाम सामने आए यान सोमार वगैरह का, लेकिन वो सारे नाम दरकिनार हो गए। एक नाम है जो शायद प्रीमियर लीग का रास्ता खोज रहा है, और वो शायद प्रीमियर लीग फुटबॉल अगर खेलने के लिए आया तो चेल्सी फुटबॉल क्लब में आ सकता है, और उसका नाम है डियोगो कोस्टा, जिसका मार्केट प्राइस अभी अगर बताया जा रहा है तो वो है 65 मिलियन यूरोस। और चेल्सी को पहले भी हमने पैसा खर्च करते देखा है गोलकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए, जब उन्होंने केपा अरीज़ाबलागा को 75 मिलियन देकर एथलेटिक क्लब बिलबाओ से साइन किया था। और यहाँ पर डियोगो कोस्टा जो कि पोर्चुगीज इंटरनेशनल है, वो अगर चेल्सी फुटबॉल क्लब में आते हैं तो मॉरिसियो पोचेटिनो के स्ट्रक्चर में बहुत ही परफेक्टली फिट हो पाएंगे, क्योंकि पोचेटिनो की जो फुटबॉल है वो आपका बिल्डअप थोड़ा सा फ्रॉम द बैक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और यहाँ पर आपको एक ऐसा कीपर चाहिए जो कि आपके 18 यार्ड एरिया को कमांड करे, प्लस आपके बैकलाइन को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करे, जो कि केपा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर चेल्सी को अगर एक कीपर चाहिए है जो कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है और उनके फ्यूचर को प्लान कर सकता है, और अगर आप 5 साल के प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एक यंग कीपर चाहिए, तो दैट इज डियोगो कोस्टा फॉर मी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिफेंस की, तो चेल्सी ने लास्ट ईयर जितना डिफेंस में स्ट्रगल किया था उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था इंजरी इश्यूज़। अब यहाँ पर आपके रीस जेम्स वापस से इंजर्ड हुए हैं। अगर आप बात करो यहाँ पर आपके लेफ्ट बैक पर, तो आपके चिलवेल भी मेजर पोर्शन ऑफ द सीजन में इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए थे। थियागो सिल्वा बीइंग 38 ईयर्स ओल्ड, ही वाज द बेस्ट प्लेयर चेल्सी के लास्ट सीजन के लिए। अगर आप यहाँ पर जो आपकी बाकी साइनिंग्स आई थी, वेस्ली फोफाना और आपके कुलिबली, वो सारे प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वेस्ली फोफाना वापस से इंजर्ड हो गए हैं और यहाँ पर आपके टूर पर नहीं जा रहे हैं चेल्सी के साथ। तो आपको समझ में आ रहा है कि चेल्सी को एक
प्रॉपर सेंटर बैक की जरूरत है। यहां पर आपने भले ही बादशीले वगैरह को साइन कर लिया, लेकिन वेस्ली फोफाना के फिटनेस इश्यूज को देखते हुए चेल्सी यहां पर मार्केट में एक और सेंटर बैक को लाने की बिल्कुल कोशिश करेगी, जो कि उनको करनी चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम तभी सक्सेसफुल हो सकता है, एक टीम तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उनका डिफेंस स्ट्रांग हो। सर एलेक्स की बहुत फेमस कोट है कि अटैक विंस यू गेम बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स। तो यहां पर टाइटल भले ही ना दिमाग में हो, लेकिन अगर चेल्सी टॉप 4 के लिए कंपीट करना चाहती है और अगर नेक्स्ट सीजन में जाते हैं चैंपियंस लीग खेलना चाहते हैं या फिर यूरोप में खेलना चाहते हैं, तो उनका जो डिफेंस है उनको वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप विंग बैक्स पोजीशन की बात करें तो उनके पास मार्क कुकुरेया हैं, लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे खेलने वाले और लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे खेलने वाले। उसके साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने मालो गुस्तो को भी साइन किया ओलंपिको लियोन से। तो एक रीस जेम्स का बैकअप जो अभी तक नहीं था टीम में, वो अब आ चुका है। एस्पिलिक्वेटा जा चुके हैं, तो यहाँ पर नया कैप्टन ऑब्वियस सी बात है थियागो सिल्वा ही बनेंगे। बात अब की जाए जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा लास्ट सीजन में चेल्सी का, वो था उनका मिडफील्ड। चेल्सी ने लास्ट सीजन एनगोलो कांटे की इंजरी के चलते और जॉर्जिनो की लैक ऑफ फॉर्म के चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसीलिए उन्होंने विंटर मार्केट में जाकर 120 मिलियन खर्च किए यहाँ पर एंजो फर्नांडिस के ऊपर, जिन्होंने अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप जीता था ठीक 1 महीने पहले। उसके बाद अगर बात यहाँ की जाए कि अब चेल्सी ने जितने प्लेयर्स ऑफलोड कर दिए ना, उसमें उनके जो 2 मेन मिडफील्डर्स थे वो भी क्लब छोड़ के जा चुके हैं। जहां विंटर मार्केट में उन्होंने ऑलरेडी जॉर्जिनो को आर्सेनल को दे दिया था, वहीं समर विंडो ओपन होते ही उन्होंने एनगोलो कांटे, काय हावर्ट्स और कोवाचिच को क्लब से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब की सीडीएम पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। बट यहां पर अगर हम बात करें कि भाई चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए सीडीएम पोजीशन पर खेलेगा कौन, तो सबसे पहला नाम जो मार्केट में चेल्सी एक्सप्लोर कर रही थी वो था आपके मोजेस काइसीडो का। और मोजेस काइसीडो के केस में अभी तक सिर्फ वर्बल टॉक्स रखी गई हैं, कोई भी फॉर्मल ऑफर ब्राइटन में नहीं सबमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि चेल्सी बहुत ही जल्द 75 मिलियन यूरोस का एक बिड रखने वाली है ब्राइटन के टेबल के ऊपर, और ब्राइटन शायद उस बिड को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ब्राइटन यहां पर मोजेस काइसीडो को वैल्यू करती है 85 मिलियन यूरोस पे। चेल्सी को जो भी करना है बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीना बाकी है। और प्री सीजन टूर पर आप जब निकल जाते हो तो आपके प्लेयर्स को प्री सीजन टूर बहुत ज़रूरी होता है टीम के साथ बताना, स्पेशली जो नई साइनिंग्स होती हैं, क्योंकि उससे आपका जो फिटनेस लेवल है वापस से गेन होता है, मैच फिटनेस जो होती है वो वापस से आती है, आपकी जो मेंटल फिटनेस आपको चाहिए वो वापस से रीस्टैब्लिश होती है, और आपको अपने नए टीममेट्स के साथ समझने का और उनके गेम स्टाइल को और आपके नए मैनेजर को समझने का मौका मिलता है। यहाँ पर चेल्सी के लिए अगर आप रियलिस्टिक वे में टारगेट की बात करोगे ना सीजन में क्या होने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी सिक्योरिंग यूरोपियन फुटबॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलीस्ट यूरोपा लीग। क्योंकि अगर अभी आप चेल्सी के स्ट्रक्चर की बात करोगे, अगर आप चेल्सी के स्क्वाड की बात करोगे, तो सबसे बड़ी कमी जो चेल्सी के स्क्वाड में वो है बैलेंस, आपके एक्सपीरियंस में और यूथ में। यूथ अभी आपका बहुत ज़्यादा आ गया है चेल्सी में, और एक्सपीरियंस के नाम पर थियागो सिल्वा ही सिर्फ हैं अभी क्लब में अगर बात की जाए। तो यहाँ पर चेल्सी को अब ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए जो कि उनको लीड कर पाएं। गोल स्कोरर्स की कमी है, गोल स्कोरर लाना पड़ेगा। अगर आप निकोलस जैक्सन से खुश नहीं हो, तो अगर पोचेटिनो डिमांड करते हैं कि उनको एक नया नंबर 9 चाहिए, तो चेल्सी को डेफिनेटली उस पोजीशन पे नया प्लेयर लेकर आना पड़ेगा। सीडीएम पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए, उसके साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 8/नंबर 10 का जो रोल है ना, उस पर भी उनको प्लेयर लाना पड़ेगा। लेकिन अभी इस वक्त पर चेल्सी मार्केट में इतना एक्टिव दिख नहीं रही है, वो भी प्लेयर्स ऑफलोड करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऑफलोडिंग का जो सीन था वो पूरा हो चुका है। इट्स हाई टाइम चेल्सी मूव्स इन द मार्केट एंड साइन गोलकीपर, अ नंबर 6 प्लेयर एंड अ नंबर 10 प्लेयर इफ दे वांट टू हैव अ सीजन जहां पर वो अपने आप को वापस से रेलेवेंट प्रूव कर पाए। अगर आप मेरे प्रिडिक्शन की बात करोगे तो आई एम प्रिडिक्टिंग कि भाई चेल्सी 5th पोजीशन पे फिनिश कर सकती है प्रीमियर लीग सीजन के अंदर, और एफए कप और कैरबाओ कप में उनका मेन टारगेट ये होगा कि उनको कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचना है। बिकॉज पहले सीजन में आप ट्रॉफी अगर डिमांड करोगे पोचेटिनो से, वो सेंस नहीं बनाएगी। चेल्सी फैंस से ज़्यादा चेल्सी मैनेजमेंट बोर्ड को यहाँ पर पोचेटिनो के साथ पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज पिछले साल जिन्होंने किया था टूकल के साथ और फिर बाद में ग्राहम पॉटर के साथ, वो गलती आप इस सीजन में नहीं दोहरा सकते। अगर आपको वापस से चेल्सी का जो लॉस चार्म है वो हासिल करना है, अपने आप को वापस से रीस्टैब्लिश करना है उस टॉप 4 लेवल पर, तो आपको फिर यहाँ पर पोचेटिनो को कम से कम 1.5 सीजन 2 सीजन का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इतना कुछ खराब हो चुका है, लीडर्स की कमी है और कॉन्फिडेंस की कमी है, वो सब कुछ धीरे धीरे रीस्टैब्लिश होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से चेल्सी फैंस आपकी क्या रियल एक्सपेक्टेशंस हैं इस सीजन पोचेटिनो से और अपने फुटबॉल क्लब से, और आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा गोल स्कोर कौन करेगा, एंड कितने
आपके और प्लेयर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहां पर विंटर मार्केट से पहले समर मार्केट में? क्योंकि विंटर मार्केट में भी चेल्सी डेफिनेटली मूव करेगी और प्लेयर साइन करने की कोशिश करेगी, बट वी हैव टू सी कि अभी समर मार्केट एंड होते होते चेल्सी कितने प्लेयर्स और लेकर आ सकती है। और अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा 1MUFC को ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, सायनारा।